डिजीज़ के पहले लेक्चर में हमने डिजीज़ को समझा था। डिजीज़ बेसिकली होती क्या है, कौन सी स्टेज को हम डिजीज़ कहते हैं, और साथ में ही हमने समझा था कि कितने तरह की डिजीज़ होती हैं। मतलब इन्फेक्शस जिसको हम कम्युनिकेबल भी कहते हैं कई बार, नॉन इन्फेक्शस जिसको नॉन कम्युनिकेबल भी कहते हैं, या हिंदी में जिनको संक्रामक या असंक्रामक कहते हैं। और हमने ये भी जाना था कि अगले लेक्चर में, यानी कि जिस लेक्चर में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे कुछ कॉमन डिजीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ से। सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी इन शॉर्ट जिसे कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम, ध्यान रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इसका बैक्टीरिया का नाम है जो आपको याद रखना है। ये टीबी पैदा करता है, टीबी करने वाला बैक्टीरिया है। किस पार्ट को अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है। सिम्टम्स आपको पता ही हैं क्या होते हैं टीबी में। वेट लॉस तेज़ी से होता है, खांसी, बुखार, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। पहला, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट के लिए सबको पता है 6 से 12 या कई बार 1.5 साल तक इसमें एंटीबायोटिक ली जाती हैं और बहुत हैवी डोजेज होती हैं, तो वो इसको ट्रीट करता है। अगली बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है? नेक्स्ट, टाइफाइड। बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। इसमें देखो, किसी भी डिजीज़ में आपको दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छे से याद रखनी है। पहले तो उसका कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा है, जैसे कि इसमें क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, ये वो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड का कारण बनता है। दूषित पानी या दूषित भोजन खाने से टाइफाइड कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया खासकर पॉल्यूटेड वाटर या फिर कंटेमिनेटेड फूड में ही हमारे जरिए पहुंचता है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये इसका डायग्राम है जो दिखने में रॉड शेप दिख रहा है आपको। हाई फीवर इसका प्रमुख सिम्टम होता है। ट्रीट करने के लिए इसको एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दी जाती हैं। बचने का उपाय क्या हो सकता है? बचने का उपाय कि आप साफ़ पानी और साफ़ खाना खाएं। किसी भी जगह का पानी, किसी भी जगह का खाना ना खाएं तो आपको टाइफाइड नहीं होगा, ठीक है। अगली बैक्टीरियल डिजीज़ कॉलेरा। कहा जाता है कि अब तो चलो ठीक है, साइंस काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, हर बीमारी का इलाज लगभग आ चुका है। कॉलेरा पुराने टाइम में जब होता था तो पूरे के पूरे गांव और शहर को साफ़ कर देता था, क्योंकि उस टाइम पे इसका कोई ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा था नहीं, और इसका फैलने का प्रमुख रीज़न था डेफिकेशन, क्योंकि पहले के लोग ओपन में क्या करते थे, फ्रेश होने जाते थे, ओपन में पॉटी करते थे, उस वजह से क्या होता था, ये सबको बहुत आसानी से फैल जाता था। कारण क्या था? क्योंकि जो कॉलेरा होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हैजा, इसका जो कॉजिंग बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कॉलेरी, ये बैक्टीरिया का नाम है। किसको अफेक्ट करता है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। नॉन स्टॉप वॉमिटिंग आती है, एफर्टलेस वॉमिटिंग आती है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प पड़ते हैं, लूज मोशंस नॉन स्टॉप होते रहते हैं। और जब लूज मोशंस होंगे और वॉमिटिंग होगी तो जाहिर सी बात है, ऊपर नीचे हर तरफ से आपका शरीर का पानी बाहर जा रहा है, तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी होगी तो शरीर की स्किन जो है सिकुड़ने लग जाएगी। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उनके लिए पानी नहीं बचता है। इसलिए पहला जो काम करना चाहिए किसी को डायरिया हैज़ा है तो ORS का घोल पीना, और अधिक से अधिक नमक या चीनी का घोल, अगर ORS नहीं है तो नमक चीनी का घोल पीते रहो, ताकि पानी की कमी ना हो, और तुरंत जितना पॉसिबल हो सके डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करो। तो डायरिया का कॉजिंग बैक्टीरिया क्या है? विब्रियो कॉलेरी। किस पार्ट को अफेक्ट करता है? डाइजेस्ट सिस्टम को अफेक्ट करता है। मेन कॉज क्या आता है कि इसका डायरिया का जो बैक्टीरिया होता है जनरली फीकल मैटर में होता है, वहीं से ये फैलता है। बचाव क्या है? साफ सफाई और तुरंत मेडिकेशन। नेक्स्ट, अगली जो डिजीज़ है बैक्टीरिया से होने वाली वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को गला घोटू भी कहते हैं। गला घोटू का मतलब साफ है कि अगर ये बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट कर गया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है कोराइनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये बेसिकली श्वसन जो तंत्र होता है हमारा, उसका जो अपर वाला पार्ट होता है, नाक की गुहा, मुख की गुहा, और जहाँ पे ये एडम्स एप्पल ये जो मिलता है गले पे जहाँ मिलते हैं, उस वाले पार्ट को इन्फेक्ट करता है। इसीलिए आपको सिम्टम्स जनरली टॉन्सिल्स का होना, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख जाते हैं, और नसल कैविटी फिर धीरे धीरे बंद होने लगती है, इसलिए हमारी सांस लेने में मुश्किल होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं गला घोटू। डिप्थीरिया। बचाव क्या है इसका? बचपन में बच्चों को इसकी वैक्सीन यानी कि टीके लगते हैं, तो वो टीके जरूर होना चाहिए, ठीक है, लगवाना बहुत ज़रूरी है। अपर अगर एडल्ट में किसी को होता है तो उसके लिए फिर डॉक्टर के पास कंसल्ट करो, डॉक्टर को पता होता है कितने तरह की कौन सी एंटीबायोटिक आती है, किस तरह से ट्रीट करना है। तो ये है
4th नंबर की बैक्टीरियल डिजीज़। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है निमोनिया। आमतौर पर हम इसको सर्दी के नाम से जानते हैं। निमोनिया में क्या होता है, देखो जिस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। किस पार्ट को अफेक्ट करता है, शरीर में लंग्स को अफेक्ट करता है। जनरली होता है क्या है, ये हेल्दी पर्सन की सांस नलिका है, और जिसको निमोनिया हो जाता है उसके बाद देखो सांस नलिका के अंदर का जो स्पेस है वो कितना कम हो गया, इसीलिए क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होती है। तो निमोनिया यानी कि सर्दी, फेफड़ों में जकड़न जैसी खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें सिम्टम सामने आते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट, कंसल्ट इंस्टेंटली टू द डॉक्टर। तो ये कुछ 5 कॉमन डिजीज थी जो हमने बैक्टीरिया की बात की। अब इसके बाद आते हैं वायरस से होने वाली कुछ डिजीज में। इसमें सबसे पहले नंबर पे है कोविड-19, SARS-CoV-2। कोविड-19 सबको पता है, तबाही मचाई थी कोविड-19 ने। SARS-CoV-2 इसका कॉजिंग वायरस है। इसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्राउन शेप्ड में, बहुत चला था उस टाइम पे। ठीक है। क्या लक्षण होते हैं, खांसी, ये भी लंग्स को अफेक्ट करता है, खांसी का आना, बुखार का आना। और सबसे पॉजिटिव साइड अगर इसी की कोई चीज़ है तो वो ये है कि अगर कोई हेल्दी बॉडी है, उसको अगर कोविड हुआ है तो वो रिकवर भी खुद ब खुद कर जाती है। लेकिन अगर आपने पहले से ही 10 बीमारियां पाल रखी हैं तो आप फिर तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेवल आपका गिरना तय है। ठीक है। तो वायरस में सेकेंड जो डिजीज़ होती है आती है, उसका नाम है डेंगू वायरस। ये वायरस का नाम है डेंगू वायरस। इससे जो बुखार आता है एक तरह से वो कहलाता है हम डेंगू, जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें मच्छर का डायग्राम क्यों है, क्योंकि मच्छर यहाँ पे वेक्टर का काम करता है। फिर मैंने एक बार पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। वेक्टर का मतलब होता है कि जो एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने का काम करे। मतलब यहाँ पे डेंगू वायरस इस मच्छर के अंदर है, लेकिन मच्छर को डेंगू नहीं है। जैसे ये हेल्दी पर्सन को काटेगा उसको डेंगू हो जाएगा, क्योंकि मच्छर अपने ब्लड के जरिए वायरस को इंजेक्ट कर देगा उसके खून में या ब्लड में, तो उसको ब्लड से इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ पे ये एज अ वेक्टर का काम करेगा। मतलब मान के चलो कि जैसे नाव एक इंसान को नदी के पार करने के लिए सिर्फ एक मीडियम है, उसी तरह से मच्छर भी यहाँ पे एक मीडियम है। इन्हीं को कहते हैं वेक्टर। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, कॉमनली डेंगू वायरस इस स्पीसीज़ में पाया जाता है, इसीलिए सबसे पहला जो निदान है बीमारी का वो है अपने आसपास कबाड़ को इकट्ठा ना होने देना, पानी का जमा ना हो देना, ताकि मच्छर वहाँ नहीं पनपने पाए। ठीक है। किसको अफेक्ट करता है, खासकर ये हमारे ब्लड को, ये ब्लड इन्फेक्ट करता है। और ब्लड में सबसे तेज़ी से क्या करता है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो प्रमुख रीज़न देखा गया है पेशेंट्स में वो ये देखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अगली डिजीज़ वायरस से होने वाली। मच्छर का नाम याद रखना है डेंगू वायरस के साथ साथ। वो है मीजल्स। मीजल्स को कहते हैं हिंदी में खसरा, हिंदी में इसको कहते हैं खसरा। वायरस का नाम भी इसी के डिजीज़ के नाम पे, यानी कि डिजीज़ का नाम भी इसके वायरस के नाम पे ही पड़ा है, जेनरा मीजल्स। और स्पीसीज आपको कैटेगरी में आपको वायरस है मीजल्स वायरस। हाईली कंटेजियस यानी कि अत्यधिक संक्रामक होता है। संक्रामक का मतलब क्या होता है कि अगर थोड़ा भी इसके कांटेक्ट में कोई भी आया तो उसको ये बीमारी बहुत आसानी से हो जाती है। इसीलिए जिस व्यक्ति को खसरा या मीजल्स होता है उसको क्वारंटाइन करके रखा जाता है पूरे पीरियड में, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। इवन क्वारंटाइन का मतलब है उस कमरे से भी निकलने के लिए उसको मनाही होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके सामने देख ही रहे हो, बॉडी पर लाल चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, साफ साफ दिखने लगते हैं। ठीक है। इस तरह के ये सिम्टम्स होते हैं। स्किन डिजीज़ है, क्योंकि खासकर स्किन पे इसके सिम्टम्स निकल के आ रहे हैं, तो ये एक तरह की स्किन डिजीज़ हुई। बाकी धीरे धीरे और मल्टीपल इसके सिम्टम्स सामने आते जाते हैं। तो मिजल्स यानी कि खसरा स्किन की डिजीज़ है। किस वायरस से होती है, मिजल्स वायरस से होती है। ठीक। नेक्स्ट, वायरस से होने वाली बीमारी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को आमतौर पर लोग पीलिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बेसिक स्टेज हेपेटाइटिस की एक तरह से पीलिया ही होती है। और हेपेटाइटिस वायरस होता है, इसके भी कई टाइप होते हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। हेपेटाइटिस बी सबसे कॉमन होती है। जो बी है ये हेपेटाइटिस बी मोस्ट कॉमन यानी आमतौर पर पाई जाने वाली बीमारी, या फिर जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं,
जॉन्डिस यानी कि पीलिया। ठीक, किसको अफेक्ट करता है? लिवर को अफेक्ट करता है। लिवर सिरोसिस और लिवर में बड़े कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए। ये वायरस जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होती है। और भी इसके कई सारे हैं सप्लीमेंट्री जो रीज़न हो सकते हैं। कोई अगर अल्कोहलिक है और अल्कोहल पीता है तो ऑलरेडी लिवर पे प्रेशर पड़ रहा है, तो थोड़ा भी अगर ये इसके संपर्क में आएगा हेपेटाइटिस के, तुरंत इसको हेपेटाइटिस हो जाएगा। एडवांस स्टेज में जाके काली पीलिया भी जो है इसकी एडवांस स्टेज हो जाती है, इसलिए समय से उपचार है अपने लिवर को बचाने का, वो ये है डायरेक्टली डॉक्टर से कंसल्ट करो और जैसा डॉक्टर बचाए या बताए वैसा करो। अगले हैं कुछ प्रोटोजा से होने वाली डिजीज़। प्रोटोजा बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे जीव होते हैं और वो शरीर में किसी तरह से पहुंच जाए तो वो शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। जैसे नंबर 1 पे है मलेरिया। जैसे डेंगू वायरस से होता था, मलेरिया भी एक तरह के वायरस से ही, मादा एनाफिलिस से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम ये उस प्रोटोजोआ का नाम है जो बीमारी पैदा करता है, और वाइवेक्स, मलेरिया, फाल्सीफेरम की स्पीसीज़ हैं। मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, ये 3 में से कोई भी स्पीसीज अगर ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगी मच्छर के जरिए तो वो क्या करेगा, सीधे लिवर में जाएगा, लिवर के बाद रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और यहाँ पे फिर हाई फीवर, चिलिंग यानी ठंड के साथ फीवर आना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, आरबीसीज के अंदर ही अपनी पॉपुलेशन ग्रो करता है, और जब आरबीसीज एक फटती है और इसके जब बहुत सारे प्लाज्मोडियम ब्लड में छूटते हैं तो वो ठंड के साथ बुखार लेके आते हैं। ठीक, अगली प्रोटोजा से होने वाली डिजीज़ है आपकी अमीबॉइसिस। अब अमीबॉइसिस दिखने में थोड़ा सा डरावना जैसा है स्ट्रक्चर, लेकिन एक्चुअल में ये अमीबा इस तरह का होता है अमीबा, और ये एंट अमीबा हिस्टोलिट का है, वो वाला अमीबा नहीं है जो आमतौर पर आप पढ़ते आए हो। ठीक है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिट का है। इसका जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ये हमारी आंत को इन्फेक्ट करता है, आंत में ही ये घर बनाता है, वहीं अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करता है। इसका जो रीज़न है होने का वो होता है संदूषित पॉल्यूटेड वाटर या पॉल्यूटेड कंटेमिनेटेड फूड से ये फैलता है। तो इससे बचने का उपाय है कि साफ़ पानी, साफ़ भोजन किया जाए, आसपास सफाई रखी जाए, तब इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोटोजा से होने वाली दूसरी बीमारी कौन सी है, अमीबाइसिस यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिट का। कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, डाइजेस्ट सिस्टम का आंत वाला पार्ट, या डाइजेस्ट सिस्टम कह सकते हो या फिर आंत। नेक्स्ट इसके बाद आती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस बेसिकली जो बीमारी हुई थी ये अफ्रीकन कंट्रीज से स्टार्ट होती है और वहीं पे यानी कि साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे डायग्राम भी अफ्रीकन कंट्रीज़ के बच्चों के हैं। जिस प्रोटोजोआ से होती है उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। जनरली ये इस तरह से दिखता है, और एक्चुअल डायग्राम अगर हम देखें, हमें मतलब रेखीय डायग्राम जिसको कहते हैं चित्र, ठीक है, तो लिनियर डायग्राम वो इस तरह का दिखेगा जो इसकी संरचना होती है। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, सुस्ती आती है, कमजोरी आती है, और साथ ही साथ फिर अलग अलग कुछ गर्दन या कुछ बाकी हिस्सों में स्वेलिंग आना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर टाइम से इसको ट्रीट ना किया जाए तो। नेटिव है ये अफ्रीका की, इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है स्लीपिंग सिकनेस। इसके बाद स्लीपिंग सिकनेस के बाद अब हम बात करेंगे कुछ फंगल से होने वाली डिजीज़ की, यानी कि कबक, फफूंद के द्वारा होने वाली कुछ बीमारी। फफूंद के द्वारा होने वाली बीमारी में सबसे पहले याद रखें फफूंद और नमी। नमी मतलब मॉइस्चर। अगर आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेंगे या आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट नमी के कांटेक्ट में रहेगा तो मान के चलो आपको कोई ना कोई फफूंद से होने वाली बीमारी हो जाएगी। और फफूंद से होने वाली किसी भी बीमारी का सबसे पहला सिम्टम होता है खुजली यानी कि इचिंग। तो पहली बीमारी पे आते हैं रिंगवॉर्म, दांत खाज खुजली, बहुत ऐड देखा होगा, ठीक है, टीवी में भी अक्सर आता है। तो रिंगवॉर्म का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये रिंग शेप्ड होता है, गोलाई के आकार में होता है। कौन सा फंगस होता है, ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम ये उस फंगस या कवक का नाम है जो ये रिंगवॉर्म शरीर के किसी भी हिस्से में होता है। ठीक है, बॉडी में कुछ इस तरह से दिखते हैं, और मैंने बताया था ये बेसिकली क्या होता है, नमी पाकर ग्रो करते हैं और शरीर में शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ही अपना न्यूट्रिशन लेके पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। एंटी फंगल्स जो ड्रग्स होती है वो बेसिकली इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। बचाव क्या है, नमी से बचे रहो, यही बचाव है। हो गई है, अगर फिर भी हो जा रही है फंगल डिजीज़ तो भैया डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करो।
खुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत है नहीं, वरना फिर महंगा पड़ जाएगा। अगली जो डिजीज़ है फंगस से होने वाली वो है कैंडियासिस। कैंडियासिस जिस फंगस से होती है उसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। फंगस का नाम है, ये बेसिकली स्किन को अफेक्ट करता है। इससे पहले वाली जो डिजीज़ थी वो भी स्किन को अफेक्ट करती थी। ये किसी के पिछवाड़े का हिस्सा है, जहाँ नमी के चक्कर से वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो गया है और खाल गिरना जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये जीभ के अंदर टॉन्सिल्स या फिर कुछ छाले जैसी संरचनाएं बनने लगती हैं, स्किन गिरने लगती है, वो सिम्टम्स दिखाए गए हैं। ये एक्चुअल में कैंडिडा किस तरह से ग्रो करता है बॉडी में वो बताया गया है। ये रेखीय डायग्राम या लिनियर डायग्राम है, ठीक है। मोस्टली ये स्किन फंगल जितने हैं खासकर स्किन को सबसे पहले अफेक्ट करते हैं। मोस्टली स्किन अफेक्टेड स्किन कॉजिंग डिजीज़ होती हैं इससे, फंगस से, ठीक है। तो कैंडियासिस, कैंडिडा एल्बिकेंस ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ हेलमिंथ्स यानी कि कृमि। कृमि मतलब वॉर्म वाली डिजीज़। वॉर्म जो थोड़े साइज में बड़े होते हैं और बॉडी में अगर एक बार घुस जाए तो क्या खतरनाक वाला सीन पैदा करते हैं। देखो यहाँ से ये एक्चुअल पिक्चर है, देखने में बड़े अजीब लग रही होगी, मुझे भी अजीब लगी क्योंकि, और ये सच है, लेकिन ये है कृमि। इसका नाम है एस्केरिस लुम्बेरिक्वाइड्स। एस्केरिस लुम्बेरिक्वाइड्स बेसिकली उन बच्चों को बहुत ज़्यादा हो, बच्चों में तो वैसे जनरली कॉमन है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध या दूध से बने प्रोडक्ट जो भी लोग लेते हैं उनके अंदर ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ख़ासकर उन बच्चों में और ज़्यादा होती है जो मिट्टी खाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है और ये हमारे आंत यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसके अंदर पूरा घर बना लेता है और इस तरह से कॉलोनी, हजारों की संख्या में इसकी कॉलोनी पैदा होती हैं और पूरे आंत को ये भर लेता है। होता क्या है इससे, आंतों में दर्द, वोमिटिंग, भूख ना लगना और या फिर भूख बहुत ज़्यादा लगना बट वेट नहीं बढ़ना। होता क्या है इसमें, सारा का सारा जो भोजन है वो तो ये सफा चट कर जा रहे हैं, तो तुम्हें मिलेगा क्या, क्योंकि उनको भी तो ग्रो करने के लिए भोजन चाहिए ना। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि भाई हर 6 महीने में कीड़े को मारने वाली दवाई खानी चाहिए। हफ्ते में 2 बार खानी होती है। एक बार जब हम खाते हैं तो उसके एडल्ट की पॉपुलेशन को ख़त्म करती है वो गोली। दूसरी बार जब हम खाते हैं तो उसके अंडों से जो बच्चे बनते हैं उसको ख़त्म करती है, ठीक है। तो एस्केरियासिस यानी एस्केरिस लुम्बेरिक्वाइड्स से होने वाली बीमारी है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आँख को अफेक्ट करती है। किससे होने वाली बीमारी है ये, हेलमिंथ्स या फिर वॉर्म से, ठीक है। अगली कौन सी डिजीज़ है, फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस को हिंदी में कहते हैं हाथी पाँव। हिंदी में इसको हाथी पाँव कहते हैं। अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्यों हाथी पाँव कहते हैं, क्योंकि ये जिस पार्ट को या बॉडी को जब इन्फेक्ट करती है तो खासकर सिम्टम्स सबसे पहले इसके पैर में देखे जाते हैं और पैर हाथी के जैसे आकार के बड़े हो जाते हैं। ये कुछ बॉडी में इस तरह से दिखता है। एक्चुअल डायग्राम इसका ये है, ठीक है, साइंस में जो हम पढ़ते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, फाइलेरियासिस हाथी पाँव कहते हैं इसको। वुचूरिया वोंक्रफ्टाई, वुचूरिया वोंक्रफ्टाई इसका कॉजिंग हेलमिंथ्स या वॉर्म है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, ठीक है। नॉर्मली स्किन को इफेक्ट करिए, स्किन देखो, स्किन के जो आउटर पार्ट है वो साइज में बढ़ जा रहा है और भी अंदर के पार्ट भी सारे इन्फेक्ट होते हैं। हाथी पाँव इंग्लिश में इसको एलिफेंटेसिस कहते हैं। फाइलेरियासिस को क्या कहते हैं, एलिफेंटाइसिस। तो इंग्लिश वाले बच्चे याद रखें। शीट में हम देखेंगे, शीट में हम रिवीजन वाली शीट जो होगी एक मैंने बनाई है वो भी आपको मिल जाएगी। जिस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं ना, सेम फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम के चैनल पे सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, पीपीटी भी अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझने पे ध्यान देना है, कौन सा चैनल है, कैसे ज्वाइन करना, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट अगली डिजीज़ है हेलमिंथ्स की, टीनिया सोलियम या टीनियासिस। टीनियासिस बेसिकली जिस वॉर्म या हेलमिंथीज से होती है उसको बोलते हैं टीनिया स्पीसीज। साइंस में इसको हिंदी में कहते हैं फीता कृमि, क्योंकि ये फीते के आकार का होता है। ये इसका मुंह है जहाँ से ये आपका सारा भोजन चुरा के खा जाता है और आंत में ये कुछ इस तरह से पलता है। ये बहुत लंबा होता है, आकार में चपटा होता है। कैसे फैलता है, किन लोगों में फैलता है, वो जो लोग शुगर का मांस खाते हैं उनमें सबसे पहले होता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये फीकल मैटर या वेस्ट पदार्थ में पनपता है और सुअर वेस्ट या फिर कीचड़ में रहते हैं, इसलिए सबसे पहले सुअर में होता है। या फिर जो बीफ या मांस खाते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ध्यान रखना, ये इसका जो सोर्स है वो क्या है, आपका मेनली फूड है। तो फूड से बचाओ,
मतलब टीनियासिस से बचाओ। किससे होने वाली बीमारी है? वॉर्म से या फिर फीता कृमि से। ठीक है, तो ये थी कुछ डिजीज जिसको हमने अभी कॉमनली डिस्कस किया। सेम डिजीज की सेम पीपीटी और सेम पीडीएफ आपको रिवाइज करने के लिए आपको कहाँ मिलेगा? चैनल में। और इसका जो पीडीएफ है वो कुछ आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। ये बैक्टीरिया डिजीज कौन से बैक्टीरिया से होती है उसके सारे नाम। तो वन टाइम या वन लाइनर रिवीजन के लिए कुछ इस तरह के फॉर्मेट में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी आपको एक साथ मिल जाएंगी, सिर्फ वायरस से होने वाली बीमारी आपको एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हुई कुछ कॉमन डिजीज़। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ कॉमन टेस्ट की जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और जो ज़रूरी है जानना। क्यों? क्योंकि एक लाइन यहाँ पे मिलेगी आपको, बहुत अच्छी लाइन है, वो आपको क्या बताती है? देखो, लक्षण कहानी सुनाते हैं लेकिन परीक्षण सच्चा दोषी पकड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर जल्दी सही होना है तो सबसे पहले उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कराओ। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी डायग्नोस्टिक टेस्ट के साथ में।